तक हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बता दिया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में आपको ये बता रहा था द प्रोसेस ऑफ राइज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल द फूड चेन। आने वाली फूड चेन के अंदर जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाए किसी हार्मफुल केमिकल का, तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसानों को फील्ड्स में क्रॉप को कीड़े से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, लेकिन उसकी वजह से कई बार नुकसान होता है। मैंने आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एग्जांपल दिया। फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजर्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जगह और एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है मैन्योर। 3 टाइप का बताया। कौन सा? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ये आपसे एग्जाम में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हमारी बात चलेगी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक तो हम ये करते हैं कि जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो उसकी बेहतर प्रोडक्शन के लिए हमें अच्छे फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। फर्टिलाइजर, उनको सिंचाई का ख्याल रखना पड़ता है, पानी की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होनी चाहिए। अगर पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो क्रॉप हमें सही सीजन में लगाएं, सूटेबल फोटो पीरियड जो उनको चाहिए वो उस सीजन में लगाएं। उनके लिए जो सॉइल चाहिए वो सूटेबल सॉइल उनको प्रोवाइड की जाए। अच्छा, ये बताएं आप लोग, एक होती है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मैंने आपसे कहा, एक ही एग्रीकल्चर लैंड में एक जगह हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं, दूसरी जगह दूसरी क्रॉप लगाते हैं, ताकि क्या फायदा होगा? अलग अलग क्रॉप एक ही फील्ड में लगाने से क्या होगा? न्यूट्रिएंट, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होंगे। नंबर 2, प्रोडक्शन अलग अलग क्रॉप्स हमें मिलेगी। तीसरा, अगर कीड़ा लगेगा, एक टाइप के कोई कीड़ा होता है जो एक ही फसल को तबाह करता है। तो अगर मेरे पास एक बड़े एरिया में एक ही क्रॉप है और उसमें कीड़ा लग गया तो सारी क्रॉप खराब हो जाएगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा क्रॉप्स होंगी तो एक क्रॉप खराब होगी तो दूसरी बच जाएगी। फिर उसके बाद एक होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ऑल्टरनेट रोज के अंदर आप देखेंगे गार्डन, जब आप पंजाब जाएं, यूपी जाएं, हरियाणा में देखेंगे, वहां जाके उसमें क्या करते हैं किसान, खेत में एक रो के अंदर बाजरा लगा हुआ है, एक के अंदर गोभी लगी हुई है, एक के अंदर, एक रो के अंदर वहां पर उन्होंने वो लगा रखी है, रेडिश लगा रखी है। तो यानी एक ही अल्टरनेट रोज में वो लगाते हैं। क्यों? अगेन उसी वजह से कि न्यूट्रिएंट्स, एक खास न्यूट्रिएंट डिप्लीट ना हो। किसी बच्चे को मालूम है व्हाट इज फैलो लैंड? फैलो लैंड का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जिसके इस्तेमाल करते करते उसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं, अब वो खेती बाड़ी के लायक नहीं रही है, मतलब बहुत खराब फसल आ रही है उसके ऊपर, तो उसकी यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, बहुत कम हो गए हैं, तो वो क्रॉप प्रोडक्शन के लायक नहीं रही है। तो कई बार क्या करते हैं, ऐसी लैंड को 2-3 सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई खेतीबाड़ी नहीं करते। और कई बार क्या किया जा सकता है, उसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म फैलाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा? तो अर्थवॉर्म डालोगे तो सॉइल को पोरस बना देगा, उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा वर्मी कास्टिंग की वजह से, और कुछ सीजन के बाद वो जो मिट्टी है वो नेचुरल प्रोसेस से अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से एक्वायर कर लेगी, गेन कर लेगी। तो इसलिए हम इस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। इसका नाम क्या है? फैलो लैंड। फैलो लैंड। बात समझ आ गई? अच्छा, एक बात अगर आपने कभी देखी हो, खेतों में बीच बीच में ना पेड़ होते हैं, लगाए जाते हैं पेड़ बीच बीच में, खेतों के बीच बीच में पेड़ भी होते हैं। क्यों? खेतों के बीच बीच में पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों भाई? पेड़ क्यों लगाते हैं जी? बताएं, क्यों लगाते हैं बताओ? इधर देखिए, ये सपोज यहां पर एक ट्री है, यहां पर एक थोड़ी दूर पर वहां पे एक और ट्री है। होता क्या है, यहां पे आप क्रॉप्स लगा रहे हैं,
आपको मालूम कई बार आंधी चलती है, हवा चलती है, तो उस जो मिट्टी होती है टॉप फर्टाइल वो हवा से उड़ जाती है, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। नहीं सुना? सॉइल इरोजन। कई बार आंधी आई, आंधी आई, तूफान आया, उसके साथ कई बार होता क्या है, मिट्टी जो फर्टाइल टॉप फर्टाइल एयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाला लैंड जो है एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहता। इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो जब आंधी चलेगी तो उस हवा के प्रेशर को, एयर करंट को स्लो डाउन करने में ये पेड़ रोल प्ले करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इसलिए पेड़ लगाए जाते हैं बीच बीच में खेतों के अंदर, ताकि एयर करंट का जो असर है वो कम हो जाए। बात समझ आ गई? ये तो बात ये कर रहे थे। अच्छा, जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं बच्चों, इधर देखें, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो खाने वाली क्रॉप्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स वाली फसलें होती हैं। इधर देखो, कुछ जो होती हैं फॉडर वाली होती है। फॉडर मतलब चारा, जो जानवरों को जो चारा होता है वो, उसकी कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं। कुछ क्रॉप्स मसाले वाली होती हैं, जैसे एक नाम सुना है पाइपर निग्रम। पाइपर निग्रम, ब्लैक पेपर को कहते हैं, काली मिर्च की फसल होती है। और इसके अलावा मसालों के अंदर बहुत सारे हैं, जायफल है, जावित्री है, तेज पत्ता है और दालचीनी है। बहुत सारे मसालों की जो फसलें हैं वो लगाई जाती हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो किसी डाई के लिए होती है, डाई। जैसे बच्चों लॉसोनिया इनर्बिस नाम सुना है? लॉसोनिया इनर्बिस एक पौधा है जिसको हमारी बच्चियां जानती होंगी, हिना कहते हैं। मेहंदी, आप हाथों में जो मेहंदी लगाते हैं तो वो मेहंदी लगाने का जो मेहंदी वाला जो पौधा है लॉसोनिया इनर्बिस, उसकी पत्तियों को क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है और उसको मेहंदी में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ क्रॉप्स होती हैं, देखें, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं, एक प्लांट का नाम सुना है अकेशिया कैटेचू? कत्था, जो पान में कत्था लगता है, अकेशिया कैटेचू प्लांट उससे मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डाइज हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैफरन जानते हैं? जाफरान, ये भी प्लांट से मिलता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पेपर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे यूकलिप्टस का जो पल्प होता है उसको पेपर बनता है। कुछ क्रॉप जो होती हैं, फसलें जो पेपर के लिए होती हैं, कुछ जो होती हैं लकड़ी के लिए होती हैं। जैसे एक प्लांट का नाम सुना है टैक्टोना ग्रैंडिस एक प्लांट है जिसको हिंदी में कहते हैं सागवान की लकड़ी। नहीं सुना? ये इसको इंग्लिश में कहते हैं टीक वुड। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है टीक, इसको कहते हैं सागवान। टैक्टोना ग्रैंडिस इसका इस्तेमाल। एक होता है प्लांट डलबर्जिया सिसु, जिसको आम जबान में कहते हैं शीशम की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्लांट होता है सैंडलम एल्बम, सैंडलवुड, संदल की लकड़ी जो होती है वो, चंदन की लकड़ी सुना है नहीं? और एक बॉयज, आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के जो बैट्स होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं? वुड होती है ना। कौन सा प्लांट होता है? उस प्लांट का नाम होता है सैलिक्स एल्बा। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसमें तेल निकालते हैं। तेल, इधर देखिए, बहुत सारे खाने का तेल होता है। तो एक प्लांट का नाम सुना है आपने? जेट्रोफा वो प्लांट है जिसको बायोडीजल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल ग्रीन फ्यूल, बायोडीजल का इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बात ये कर रहा था, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए, फिर उसके बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हमें सूटेबल मिट्टी चाहिए, सूटेबल एनवायरनमेंट को चाहिए ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताया है। क्रॉप प्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रोडक्टिविटी बेहतर करना चाहते हैं तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के लिए आपको सूटेबल केमिकल्स का ध्यान रखना होगा। वो सूटेबल केमिकल्स या तो आप फर्टिलाइजर के तौर पर डाल सकते हैं या मैन्योर। फर्टिलाइजर्स
केमिकल से बने होते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी फूड चेन में एंटर होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इससे बचने के लिए नेचुरली मैंने आपको बताया क्या है, मैन्योर, खाद, जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसको मैन्योर कहते हैं। उसके 3 टाइप बताए, कौन कौन से? वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। फिर उसके बाद बच्चों हमने आपको इधर देखें, इसके बाद मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग वगैरह बताया। अब आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट बच्चों, एक तो क्रॉप प्रोटेक्शन को बचाने के लिए मैंने पेस्टिसाइड का आपको बताया, क्रॉप्स को कीड़ा लगा, बहुत सारे डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं। एक नाम सुना है आपने, गन्ना जो होता है, गन्ना, इधर देखो, गन्ने के ऊपर कई बार देखना लाल लाल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, वो फंगल बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसका नाम होता है कोलेटोट्रिकम फैल्केटम। इस फंगस का नाम होता है, इसको आम जबान में कहते हैं और वो फंगस है, उस फंगस का नाम ये है कोलेटोट्रिकम फैल्केटम। ये फंगस का नाम है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन बीमारी कॉज करता है, प्लांट्स की फसल को तबाह कर देता है। आलू, इधर देखो, कई बार आप बाजार से आलू लाते हैं, आलू के ऊपर काले काले स्पॉट पड़े होते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको कहते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक बीमारी है ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज है। इसके अलावा इधर देखें, एक बीमारी है क्या कहते हैं, स्मार्ट ऑफ फीड। कई बार देखोगे गेहूं खोखला निकालता है। इसके अलावा आपने देखो कभी कभार बाजार से ऑरेंज आप खरीदते हैं, ऑरेंज खरीदते हैं, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की फफूंदी की तरह लगी होती है, इसको कहते हैं व्हाइट रस्ट। एक होता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। कभी कभार ये जो गोभी होती है उसके ऊपर कीड़ा लगा होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जो बहुत सारी पेस्ट हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें फंगल बीमारियां भी हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी हैं, फंगस भी हैं। अच्छा आप देखें, मैंने आपको अभी बताया कि पेस्ट का मतलब होता है क्या? पेस्ट का मतलब कीड़ा जो हमारी क्रॉप को नुकसान हो जाए, वो एजेंट जो पेस्ट जो है हमारी क्रॉप को नुकसान हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पेस्ट। अब ये पेस्ट क्या हो सकता है? फंगस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? रोडेंट मतलब चूहे। और कौन हो सकता है? वीड्स मतलब अनवांटेड अनचाहे प्लांट जो आपकी क्रॉप के अराउंड उग जाते हैं। वो क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि मेन जो न्यूट्रिएंट हमने डाले थे खाद के तौर पर, उसमें वो न्यूट्रिएंट वो इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये पेस्ट के तौर पे पेस्ट हैं। तो जाहिर है हम इसको मारने के लिए क्या करते हैं? पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इधर देखें, पेस्टिसाइड, अगर वो पेस्टिसाइड फंगस को मारने वाली है, इधर देखो, उसको बोलते हैं फंजीसाइड। और अगर वो बैक्टीरिया को किल करने वाली है तो कहते हैं बैक्टीरियोसाइड। और अगर इंसेक्ट्स को मारने वाली है, कौन सी? अगर इसको मारने वाली है तो उसको बोलते हैं रोडेंटिसाइड। अगर वीड को खत्म करने वाली है, वीडिसाइड। तो कुछ ये पेस्टिसाइड अलग अलग स्पेसिफिक कीड़ों को मारने वाली होती हैं, कुछ फंगस को खत्म करने वाली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पेस्टिसाइड होती हैं वो सब के लिए काफी होती हैं। डीडीटी का एग्जांपल दिया था ना, वो सब के लिए अच्छी है।
ये सारे टाइप के पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों क्रॉप मैंने आपको ये बात बता रहा था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप आपकी तैयार हो गई, क्रॉप आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है, तो अब जाहिर है अब उसको हार्वेस्ट करने से पहले उसको आपको कीड़े से बचाना है, फंगस से बचाना है, चूहे से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है। तो उसके लिए हम ये दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, लाखों रुपए की केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं किसान, ताकि उनकी क्रॉप्स को नुकसान ना हो। अगर नुकसान हो गया तो उससे क्या होगा, पूरी फसल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? एक चीज बताता हूं, इधर देखो, गेहूं है, गेहूं के ऊपर हल्का सा पानी डालिए और उसको 3-4 दिन खुला छोड़ दीजिए। गेहूं को जब खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक फंगस ग्रो कर जाता है, इसका नाम ये है एस्परजिलस। ये वाला फंगस होता है, एस्परजिलस नाम का एक फंगस होता है जो गेहूं पे ग्रो कर जाता है। और ये जो गेहूं पर ग्रो कर जाता है फंगस, इसमें से एक टॉक्सिन निकलता है बच्चों, अगर आपको पता हो। कौन सा? एप्लाटॉक्सिन। ये एप्लाटॉक्सिन है। तो देखो, फंगस लगा हुआ गेहूं जिसमें एप्लाटॉक्सिन है, उसको आपने इस गेहूं को पीस दिया, इसका आटा बना लिया। अगर आटा बना के इसको खा लिया आपने, तो डॉक्टर्स कहते हैं इसके कंज्यूम करने से आपको लीवर का कैंसर हो सकता है, लीवर का कैंसर हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इसको रिलेट करो अपनी लाइफ से। हमारे घरों में हम लोग ज्यादातर आलसी लोग हैं, हम लोग ज्यादातर बना बनाया रेडीमेड आटा बाजार से खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप आटा बाजार से रेडीमेड हम लोग खरीद रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि वो आटा, जिस कंपनी ने वो आटा जो पीसा है, किस टाइप का गेहूं को पीसा है। कई बार क्या होता है, जो गोडाउन्स होते हैं जहां पर अनाज को रखा जाता है, उसमें फंगस लग गया है वाला। तो फंगस लगा हुआ जो अनाज है, उस अनाज के अंदर फंगस लगे हुए अनाज को कंपनी वाले क्या करते हैं, चक्की में पीस देते हैं। अब जब पीस के आपके घर में आ रहा है तो एप्लाटॉक्सिन उसमें होगा, तो आपको नाखून से थोड़ी नजर आएगा, जिसकी वजह से जितने लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे, लिवर का कैंसर हो सकता है। तो इसलिए आमतौर पर कोशिश करनी चाहिए कि जो अनाज हम लेते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, जो आटा हम लेते हैं, वो रेडीमेड ना लें, बल्कि खरीद कर उसको पिसवाएं, चक्की में ले जाके अपना अनाज देकर अपना खुद देकर पिसवाएं। जैसे होता है मल्टीग्रेन आटा आप बनवा सकते हैं। थोड़ा सा उसमें बाजरा मिलवाएं, थोड़ी सी उसमें जौ मिलवाएं, थोड़ा सा उसमें चना मिलवाएं, तो ये मल्टीग्रेन आटा हो जाएगा। मल्टीग्रेन आटा डायबिटिक पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, पता है? डायबिटिक पेशेंट के लिए डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा में ज्यादा फाइबर होता है, फाइबर ज्यादा होता है। तो फाइबर ज्यादा होने की वजह से रफेज और आपके डाइजेशन में डाइजेस्ट करना आसान होता है इसलिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको खत्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने बताए आपको क्या है। ये हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, और एंटर होने के बाद इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, व्हाई एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज तो ये है कि इसको पेस्ट जो कीड़ा लग जाता है वो खत्म हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारी फूड चेन में एंटर होकर नदियों में, पानी के अंदर ज्यादा चला जाता है और हमारी बॉडी में आता है। अगर आप पेस्टिसाइड वाला पानी पिएंगे तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, अपनी किडनीज पर, आपकी बॉडी में बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स, आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, किडनी खराब भी हो सकती हैं, और ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन भी आपको हो सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा मुज़िर असरात हमारी बॉडी पर होते हैं पेस्टिसाइड के। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा बताएंगे क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तीसरा बताएंगे क्या। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो अनाज होता है, जो अनाज गोडाउन्स में, बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर जहां पर
अनाज को गवर्नमेंट रखती है, स्टॉक करते हैं। अब उसको जैसे अडानी अंबानी ने बड़े बड़े गोदाम बनाए, उसको कहते हैं साइलोज, बड़े बड़े कई कई हजार क्विंटल वहां पे वो अनाज को स्टॉक कर सकते हैं। तो जाहिर है कि उनको स्टॉक करने के लिए वहां पर वक्त के साथ फ्यूमिगेशन करना पड़ता है। फ्यूमिगेशन समझते हो? फ्यूमिगेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा फॉगिंग होती है आपके घर में, आपकी गली में कई बार उसके स्मोक करते हैं। इसी तरह से वहां पर जहां पर अनाज होता है वहां पे बहुत सारे कीड़े चूहे वहां आ सकते हैं, जिसको क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को डैमेज कर सकते हैं। तो उसको भगाने के लिए वहां पे टाइम टाइम फ्यूमिगेशन किया जाता है। एक और चीज बताऊंगा बच्चों, कई बार क्या होता है आपने सुना होगा गवर्नमेंट जो है ना कुछ अनाज को पानी में, जब बारिश का सीजन आने वाला होता है, बाहर खुले में छोड़ देती है। क्यों? उसको अंदर गोडाउन में रखने के बजाय खुला छोड़ देते हैं। बताओ क्यों? क्यों करते होंगे ऐसा? जब बारिश होने वाली होती है तो बारिश में वो भीग जाता है, बारिश में भीगने के बाद सड़ जाता है अनाज। क्यों करती होगी गवर्नमेंट इसलिए? बोलिए। ये फर्मेंटेड जो अनाज है, जो सड़ा हुआ अनाज होता है ना, इसको कुछ कंपनीज खरीद लेती हैं जहां पे बियर बनती है। जो बियर बनाने वाली कंपनीज है वो इसको खरीदती हैं। जैसे अलग अलग कंपनी का नाम मैं सुनाऊंगा, किंगफिशर है और दूसरी कंपनीज है जहां बियर बनाई जाती है। बियर बनाने में फर्मेंटेड अनाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्मेंटेड अनाज बनाने वाली ये फर्मेंटेड अनाज को वो कंपनीज खरीद लेती है, इसलिए उनको पानी में खुला खुला छोड़ा जाता है। तो बहरहाल ये फ्यूमिगेशन वगैरह के बारे में बताया। अगली क्लास में इंशाल्लाह ये